नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। सीधी बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत की। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। कुछ ही हफ्तों के अंदर लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होने जा रहा है, हमारे संवाददाता विनीत हमसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और पूरी ग्राउंड रिपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वहां की इस वक्त जमीनी हकीकत क्या है, प्रत्याशी किन किन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया है, कौन सा व्यक्ति या कौन सा पॉलिटिशियन स्टार प्रचारक है बीजेपी का, कौन है कांग्रेस का स्टार प्रचारक, पीडीपी क्या कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है, इन सभी के ऊपर बातचीत करेंगे। विनीत हमारे संवाददाता जम्मू से सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। भाजपा और पीडीपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या करने जा रहे हैं। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जितेंद्र सिंह, वो उन्होंने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और वो अपना गांव देहात गली मोहल्ले घूम रहे हैं। गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। इसी पर बात करेंगे विनीत से। विनीत, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जैसे विनीत हमसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो जम्मू कश्मीर की सियासत में यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धारा 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के चुनाव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताएगा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए गए फैसले को कितना सही माना और उसका क्या असर पड़ा। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है अपने आप को आजमाने की, और विपक्ष के पास में भी एक मौका है यह साबित करने का कि वो उनके फैसले सही थे या गलत थे। इसी पर बात करेंगे। विनीत हमसे जुड़ रहे हैं जम्मू से। विनीत, आपको मेरी बात मिल रही है? जी बिल्कुल। विनीत, जिस तरीके के हालात है, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, किस किसने अपना पर्चा भर दिया है, कौन कौन जो है वहां से चुनाव लड़ रहा है जितेंद्र सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी से, और किस किसने पर्चा भरा है, और अंतिम डेट क्या है, आखिरी तारीख क्या है पर्चा भरने की, नामांकन? जी बिल्कुल। आप बता दें जम्मू कश्मीर में लगातार जो है तांता लगा हुआ है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। और आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में भाजपा से 2 ही नामांकन पत्र जो है वो भरे गए हैं, जिनका मैं जिक्र कर दूं कि पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि उधमपुर से उन्होंने नामांकन पत्र भरा था, और उसके बाद जम्मू से डॉक्टर जुगल किशोर शर्मा ने जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र भरा जी। और साथ ही में उसके बाद देखने को मिला कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी लाल सिंह, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने भी नामांकन पत्र भरा, क्योंकि उसी समय उन्होंने दिल्ली में केंद्र में जाके दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा दोबारा से एक बारी, और उन्होंने भी नामांकन पत्र भर दिया। आज देखने को मिल रहा है यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। जुगल किशोर शर्मा, जो कि भाजपा के तीसरी बारी प्रत्याशी हैं लोकसभा सांसद को, जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर, यहाँ पर जुगल किशोर शर्मा के अपोजिशन में खड़े हो रहे हैं। आज उन्होंने नामांकन पत्र भरा। कांग्रेस से रमन बल्ला, जिनके साथ लाखों की तादाद में जो है संख्या देखने को मिली, जो जनता उनके साथ, और साफ तौर पर देखने को यह मिला कि अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर तांता जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। और आपको बता दें गुलाम नबी आजाद, वो भी अनंतनाग सीट, अनंतनाग और राजौरी सीट से वो अपना नाम उन्होंने शामिल किया है, और कहीं ना कहीं उन्हीं की पार्टी यानी कि DAPA जो पार्टी उन्होंने अपनी बनाई है, उसको लेकर आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ GM सरूरी जो है उन्होंने अपने प्रत्याशी उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से वहां पर चुनाव लड़ने के लिए खड़े किए हैं। जी अजय जी। तो जिस इस तरह की जो अगर गुलाम नबी आजाद की पार्टी की बात करें, अनंतनाग राजौरी से कर रहे हैं, और भी कुछ नाम आए हैं उनकी पार्टी से सामने? जी अभी 2 ही नाम उनके सामने आए हुए हैं। एक खुद वो अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं लाल सिंह, उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से, वहां पर GM सरूरी जो है वो गुलाम नबी आजाद की पार्टी से
वहां पर खड़े हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या है नामांकन भरने की? लास्ट डेट में आपको बता दूं 6 तारीख के बाद कोई भी नामांकन पत्र नहीं भरा जाएगा, क्योंकि आपको ये बता दें कुछ दिन ये भी दिया जाता है कि जब नामांकन पत्र किसी ने वापस लेना हो, किसी ने चुनाव नहीं लड़ना हो, निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें। और ये भी बता दूं आपको एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और कल के दिन उन्होंने नामांकन पत्र भरा अपना जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र से, यानी कि एडवोकेट अंकुर शर्मा, वो भी आप जुगल किशोर शर्मा जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और तीसरी बारी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि उन्हीं की पार्टी के, यानी कि इसी पार्टी के जो सदस्य हैं वो भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी कि मनोज पादा, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ उधमपुर से चुनाव लड़ेंगे। जी अच्छा विनीत, एक अंडर करंट क्या है जम्मू के अंदर? धारा 370 हटने के बाद और 35 से हटने के बाद और जिस तरह की इतनी रैलियां हुई, तो अंडर करंट क्या, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मांग रहे हैं सरकार से? देखिए मैं आपको बता दूं साफ तौर पर इस समय मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है जी। और साफ तौर पर यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता अपना विकास चाहती है। खास करके हमारा लगातार सवाल यह है, विपक्ष और विपक्ष खास करके मैं आपको भाजपा से रहता है हमारा सवाल हमेशा कि जम्मू कश्मीर की जनता, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, हम पक्षकार नहीं है, आपको साफ तौर पर बता दें, पत्रकार है पक्षकार नहीं है। हम साफ तौर पर सवाल जनता का रखते हैं, चाहे वो केंद्र में भाजपा की सरकार हो, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल शासन हो, जब भी मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं कि जनता की सवाल जो है उनके पास रखें और उनका जवाब जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। जनता का सवाल यह है, जम्मू कश्मीर में विकास धारा 370 और 35 से हटने के बाद यहाँ पर विकास देखने को मिला, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स देखने को मिले, बड़ा बड़ा एक्सप्रेस हाईवे यहाँ के काम चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कितने घंटे लगते थे, मगर अब जो ही वो काम खत्म होगा उसके बाद 3-4 घंटे में जम्मू से कश्मीर जो कि 300-350 किलोमीटर है वहां पर जा सकते हैं। बड़ा बड़ा विकास हुआ, मगर आम जनता का यही कहना है कि जम्मू कश्मीर का विकास हुआ मगर जम्मू कश्मीर का जनता का विकास कहाँ हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे पीएचई डेली वेजर्स की बात करें, वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार पिछले 3 सालों से वो करते आ रहे हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमें SRO 64 यानी कि SRO 64 के तहत हमें पक्का किया जाए। यहाँ पर पीओजे के रिफ्यूजीज की बात की जा रही है। राम मंदिर का मैं आपको बता दूं, अयोध्या में राम मंदिर जो बनाया गया उसको लेकर भाजपा यहाँ पर साफ तौर पर कहती है कि हमने राम मंदिर बनाया, हमने विकास किया, धारा 370 हमारे मैनिफेस्टो में था, उसको हमने हटाया और जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो हमने अब भारत में जुड़ा है। मगर जम्मू कश्मीर की जनता ये चाहती है कि हमारा स्टेट जो है, हमारा जो राज्य का दर्जा था वो हमें वापस मिलना चाहिए। अजय जी, तो ये जमीनी मुद्दे हैं, यानी कि स्टेट का दर्जा वो वापस मांग रहे हैं, है ना? तो ये चुनाव में इस मुद्दे पर कितना बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है? बीजेपी को नुकसान होगा? मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हमने देखा, अजय जी मैं आपको बता दूं जिस तरह से पिछले दिनों देखा हमने, जुगल किशोर शर्मा जब नामांकन पत्र भरने गए तमाम भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, मगर जब आज के दिन की बात करें, क्योंकि जुगल किशोर शर्मा ने 30 तारीख को नामांकन पत्र भरा अपना, तो भाजपा के तीसरी बारी वो प्रत्याशी हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज रमन बल्ला यानी कि पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आज उन्होंने नामांकन पत्र भरा। मगर आज देखा गया कि बड़ी संख्या में जो है जनता रमन बल्ला के समर्थन में आज पहुंची। कहीं ना कहीं जनता के अंदर स्मार्ट मीटर्स की बात है, क्योंकि बिजली के बिल जो है वो काटे जा रहे हैं, उनके छोटे छोटे बिल हैं और उनकी बिजलियां काटी जा रही हैं, क्योंकि जनता जो है कहीं ना कहीं आज अपने वोट का जो है वो ये चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए थे, क्योंकि काफी देर से मांग थी। अब लोकसभा चुनाव की बात तो हम कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ वो विधानसभा चुनाव को भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि अपना प्रतिनिधि जब तक वो चुनते नहीं आएगा और उनसे बात नहीं की जाएगी, जब भी अपना समस्या हो तो लेकर उनके पास, अपने विधायक के पास से जाएंगे, तब तक उनका निवारण नहीं हो सकता। ये साफ तौर पर स्पष्ट है। जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है लोकसभा चुनाव हो और उसके साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने चाहिए जल्द से जल्द, ताकि अपना विधायक मिले, अपनी सरकार बने जम्मू कश्मीर में। और कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पहले एक सवाल है कि जो आपने मुद्दा बताया, एक तो बिजली के मीटर का,
तो बिजली का मीटर का मुद्दा जो है चुनावी मुद्दा बनेगा, तो इसका फायदा किसको मिलेगा और किसको नुकसान होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बिजली का क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा अब मैं यूटी कहूंगा क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, क्योंकि राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में बिजली का उत्पाद होता है, बिजली यहीं पे बनती है। जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि हम बिजली क्यों खरीदे, अगर हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही राज्य में अगर बिजली बन रही है तो हमें ही क्यों उसका बिल भुगतान करना पड़ता है, हमें बिजली क्यों खरीदनी पड़ती है? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, आपको ये भी मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में जो बिजली है वो प्राइवेट हो चुकी है, और तमाम जो गरीब लोग हैं जिनकी संख्या, जो सुबह काम के लिए जाते हैं और शाम को अपना चूल्हा जलाते हैं, उनके लिए बड़ी ज्यादा परेशानी की बात है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लगातार ये बयान दिए हैं, जब भी अपने कहीं किसी कार्यक्रम में होते हैं, जनता को संबोधित कर रहे होते हैं, वहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो बिजली का बिल दे सकते हैं वो दे, गरीबों को हम देख लेंगे। मगर गरीबों को कब देखा जाएगा ये अभी तक समझ नहीं आया है। जनता साफ तौर पर, ये जनता कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है साफ तौर पर। उनका यही कहना है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है बिजली के बिल का, क्योंकि पहले डिजिटल मीटर लगाए गए, फिर स्मार्ट मीटर्स की बारी आई, काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन देखने को मिले। अभी भी लोग ये कह रहे हैं, लगातार जो बिजली के विभागों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं जनता की, क्योंकि बिजलियां काटी गई हैं। बिजली का कंट्रोल बन चुका है, जहां पर बिजली काटी जाती है, स्विच ऑफ कर दिया जाता है, उस घर में बिजली नहीं जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाता है जी। तो पीडीपी को फायदा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा होगा, या किसको फायदा दिखाई दे रहा है आपको, या बिजली के बिल का? मैं बताऊं, फायदे की बात आप अजय जी कर रहे हैं, मैं बताऊं इंडिया अलायंस हो चुका है। क्योंकि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी किसी लोकसभा क्षेत्र से खड़ा हो रहा है तो बाकी विपक्षी दल जो है, यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगी, वो समर्थन में आएंगी, क्योंकि इंडिया अलायंस की बात है। तो साफ तौर पर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर को अगर इन 2-3 चीजों में जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की प्रॉब्लम्स है, वो फायदा जो है विपक्षी दल जरूर लेगा जी इस लोकसभा चुनाव। ठीक है, इसके अलावा और बिजली के मीटर के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं? जैसे आपने बेरोजगारी का भी बताया, टूरिज्म से इतना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? सरकार तो कह रही है टूरिज्म से फायदा हो रहा है। की बात करूं तो टूरिज्म पिछले दिनों धारा 370 मैंने आपको साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया, जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की बात करूं तो जम्मू की बात ना करूं, क्योंकि जम्मू में इतने देव स्थल हैं, इतनी सारी जगहें हैं, उसको कभी प्रमोट नहीं किया गया टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पर यह भी बता दूं आपको, कश्मीर घाटी में G20 की मीटिंग हुई, तो उसमें भी आपको बता दूं जम्मू के खासकर जो नेता थे, जो विपक्षी दल थे, उन्होंने सवाल उठाया था कि कश्मीर घाटी में ही क्यों, क्योंकि कश्मीर को हमेशा प्रायोरिटी दी गई और जम्मू को अलग अलग तरीके से देखा गया, पिछड़ा हुआ देखा गया। ये साफ तौर पर विपक्षी दल कहता है कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई बड़ी बात होती तो कश्मीर घाटी में ही क्यों, जम्मू में क्यों नहीं? जम्मू की जनता की बात क्यों नहीं की जाती? जम्मू के डोगरों की बात क्यों नहीं की जाती? महाराजा हरि सिंह की ये रियासत थी, उसकी बात क्यों नहीं की जाती? महाराजा हरि सिंह ने विलय कराया था भारत के साथ जम्मू कश्मीर का, मगर आपको यह बता दूं, उसकी छुट्टी के लिए भी तमाम जम्मू के डोगरों को संघर्ष करना पड़ा उस समय, और तब जाके 23 सितंबर की छुट्टी जो है महाराजा हरि सिंह जी की घोषित की गई। अच्छा, मगर इसमें श्रेय जो है भाजपा ने लिया। युवा राजपूत सभा इसमें पूरा खड़ा था, समर्थ था, ताकि हमारी बात जो है हम रख सके, और उसको लेकर ये छुट्टी घोषित की गई। काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं छोटे छोटे, जिसको लेकर जनता जो है अब अपना सोच विचार करेगी और अपना वोट बैंक देगी। जी, कुछ अंदाजा है किसकी तरफ जा सकता है वोटर? देखिए, अभी बताऊं, यहाँ पर जिस तरीके से आज हालात देखने को मिले हैं, क्योंकि हमने सोचा था कि 30 की बात करें तो चौधरी लाल सिंह ने भी नामांकन पत्र भरा, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उधमपुर से, और उससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, तीसरी बारी उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से, उन्होंने नामांकन पत्र भरा अपना, मगर वहां पर जो संख्या देखने को मिली बहुत कम है। और उसके साथ साथ जब चौधरी लाल सिंह ने भरा, उनके साथ जो जनता देखने को मिली, मगर जम्मू में भी यही हालात रहे। फोन कर रहे थे आप 30 तारीख को जुगल किशोर शर्मा की जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, तीसरी बारी जो लोकसभा क्षेत्र जम्मू और रियासी से लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने साफ तौर पर यह किया कि जी ये समीक्षा की आवाज, जी समीक्षा की आवाज बीच में आ रही है। समीक्षा आप समीक्षा आप ऑन एयर सुनाई दे रही हैं? समीक्षा,
जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि अजय जी, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आज का दिन जो आप देखने को मिला, बड़ी एक सवाल और तादाद में जो एक सवाल और है कांग्रेस, मैं वही पे आ रहा हूँ अजय जी। जैसे कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो आज नामांकन पत्र भरने गए थे, रमन बल्ला जी, उनके साथ जो आज जनता देखने को मिली, कांग्रेस के जो झंडे थे वो देखने को मिले, उनकी जनता जो थी वो देखने को मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से आज उनके समर्थन में यहाँ पर आए और उनके साथ खड़े रहे, और रमन बल्ला के जो बड़े बड़े जयकारे नारे जो लग रहे थे, जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने उससे साफ दर्शाता है कि किस तरीके का जो वोट बैंक है, अब किस तरीके से किधर की तरफ जाए। एक अंडर करंट कुछ और दिखाई दे रहा है, शायद यही एक मुश्किलें या फिर एक बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के चेहरे पे दिखाई दे रही है। विनीत, सही है ये बात? जी बिल्कुल, साइलेंट वोट भी पड़ सकता है, ये भी आपको क्लियर कर दूं मैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इस बारी जो है साइलेंट वोट होने वाला है, क्योंकि जनता जो है ज्यादा दिखावा नहीं करेगी, मगर अपना वोट बैंक जो है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भाजपा के जो वोटर्स हैं, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो, क्योंकि इस बारी भाजपा दावा कर रही है 400 पार, मगर आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर घाटी में जो वोट बैंक है भाजपा का, वो साफ तौर पर उनके नेताओं से जब हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि इस बारी कश्मीर में भी कमल खिलेगा, मगर अब वो किस तरीके से दिखेगा वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि जनता जनार्दन है। मगर यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जम्मू की जनता जो है वो साफ तौर पर काफी ज्यादा पहले नाराज थी, क्योंकि मंदिरों का शहर है जम्मू, और कश्मीर जो है वो कश्यप ऋषि की धरती है। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू की जनता जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नाराज थी भाजपा से, और विपक्षी दल उसका फायदा उठाता था। जब भी प्रदर्शन यहाँ पर होते थे, उसके समर्थन में कांग्रेस होगी, पीडीपी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, वो हमेशा बयानबाजी करते थे उनके नेता जो है। मगर यहाँ पर यह है कि आपको साफ तौर पर बता दें, ये पलड़ा भारी जो है ये अब समय ही बताएगा कि किसकी तरफ जाने वाला है, विपक्ष की तरफ या पक्ष की तरफ। मतलब अभी वोटर के मूड को आप भांप नहीं पा रहे हैं कहाँ है, लेकिन मुद्दे तो हैं, मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वोटर किस तरफ जाएगा ये नहीं पता। ये है जी। तो फिर भी आप कोशिश करें समझने की वोटर क्या 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 मांग रहा है। अच्छा, एक सवाल और है, क्या टारगेट किलिंग भी चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? जी, अभी आपको ये बता दूं, वो कश्मीर, अच्छा मैं इसी पे आता हूं। जैसे आपने साफ तौर पर टारगेट किलिंग की बात की, क्योंकि पहले काफी देर पहले देखने को ये मिला कि कश्मीर घाटी में किस तरीके से पीएम पैकेज एम्प्लॉइज को, और चाहे वो जम्मू कश्मीर से बाहरी क्षेत्र के थे, हिंदुओं को टारगेट किया गया। तो साफ तौर पर यह था, नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया, रेडी फड़ी वाले को जो बिहार से आया है, वो कश्मीर घाटी में काम कर रहा था, वहां पे उसको अननोन गनमैन आता है, उसके ऊपर गोलीबारी करता है, उसको मार देता है। तो उस तरीके की वारदात वहां पे देखने को मिली। और कश्मीरी पंडित समुदाय के जो कश्मीरी पंडित वहां पीएम पैकेज में लगे थे, जैसे राहुल भट्ट की बात करें, कोई टीचर लगी थी उसकी बात करें, तो उनको उनका नाम पूछकर उनको गोली मारी गई थी। तो उसको लेकर ये भी मुद्दा है। मगर कश्मीरी पंडित वोटर जो है वो पिछले 32 सालों से कश्मीर घाटी को छोड़ चुके हैं और कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए हैं, और साफ तौर पर है उनका, साफ तौर पर यह कहना है, अगर कश्मीर घाटी में कोई एमपी इलेक्शन लड़ रहा है या कोई विधायक जब अपना ये असेंबली इलेक्शन होंगे, तो वहां पर आपको ये भी बता दें कि वहां पर वो कैसे किस तरीके से चुनाव में वोट करेंगे, क्योंकि अभी तक वो 32 साल से अपने घर से बिछड़े हुए हैं, अपनी जड़ों से बिछड़े हुए हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है, कश्मीरी पंडित समुदाय के कुछ लोगों से हमने बात जब की, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमारा वोट बैंक वहां पर है, मगर हम वहां पर रहते नहीं है, तो हम वोट वहां क्यों दें, किसको दें? अगर हमारी समस्या जो है, हम किसी और जगह रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई बेंगलुरु में रह रहा है, कोई जम्मू में रह रहा है, तो उनको वहां पे विधायक बनाएंगे वोट देकर। अगर किसी को पासपोर्ट बनाना होता है तो उनकी वेरिफिकेशन उसी इलाके में होती है, चाहे वो गांदरबल से हो, चाहे वो अनंतनाग से हो, चाहे वो कश्मीर श्रीनगर से हो, चाहे वो हवागदल से हो। जिस थाने का वो रहने वाला, जिस जगह का रहने वाला, उस थाने में वहां उसकी वेरिफिकेशन होती है, वोट बैंक उसका वहां पर है। मगर वो पिछले 32 सालों से वहां पर रह नहीं रहा, तो वो किसको वोट डाले? वो साफ तौर पर एक सवाल यहाँ से जो कश्मीरी पंडित समुदाय का भी निकलकर सामने आ रहा है। अजय जी, तो कुल मिलाकर जो पिक्चर आपने बताई, मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी सिर्फ 2 सीटों पर नामांकन भरा है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो गठबंधन साथ में है, इन लोग हैं, इनकी बात कर रहे हैं। 3 सीटों की अभी नामांकन बाकी है, एक तरीके से है ना, 5 सीटें हैं ना,
तो 3 सीटों का नामांकन अभी बाकी है। विनीत, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर और जो आपकी जमीनी जानकारी है, 5 में से कितनी सीटें बीजेपी के पास जा रही हैं? देखिए, बीजेपी तो सारी सीटों का दावा कर रही है, मगर ऐसा लग नहीं रहा कि सारी सीटें उनके पास आए। मगर आपको बता दूं कि जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जब उनका नाम भाजपा ने घोषित किया तीसरी बारी कि आप वहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से और जुगल किशोर शर्मा जम्मू रियासी से, जब उनका नाम निकल के सामने आया, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है भाजपा से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और अगर भाजपा दोबारा से ये दोनों सांसद बनते हैं तो ये स्पष्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर से चेहरा देखने को मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे को ही देखकर जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी ही फिर से दोबारा से भारत देश के प्रधानमंत्री बने। तो यही एक कारण रहेगा कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो है अगर भाजपा कोई वोट ले सके तो ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को फिर से एक बारी लहर जो पहले देखने को 2014 में भी मिली थी, 2019 में भी मिली और 2024 में भी यही लहर देखने को मिली। पीओके का कोई मामला है, चुनावी मुद्दा बनेगा पीओके? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे कि भाजपा के नेता हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे साफ तौर पर यही कहना होता है उनका कि रणनीति बन चुकी है। धारा 370 35 से 5 अगस्त 2019 में जब हटाई गई तो उनके मैनिफेस्टो में था। अब ये मैनिफेस्टो में है कि पीओके जो है वो वापस लाना है, मगर जब तक सरकार नहीं बनेगी, दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा नहीं आते, तब तक ये इसका प्लान पूरा जो है वो बन चुका है। तो लाने की बात तो की जा रही है, तो ये भी चुनावी मुद्दा हो सकता है। ये जो सेना वापस बुलाने की जो बात चल रही है, इसकी सेना अपने बैरक में चली जाएगी, अफसर हटाने की बात चल रही है, क्या ये चुनावी एक हथकंडा है बीजेपी का? ऐसा लोगों को लगता है या कुछ और लगता है? ये लगता है कि वाकई सरकार संजीदा है, क्योंकि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैंने भी पहले इसका विरोध किया था, कहा था इसे हटा दिया जाए, लेकिन उस वक्त के मौजूदा जो सेना अध्यक्ष थे जनरल वीके सिंह, उन्होंने इसका विरोध किया था। ये हटाने की बात तो है ही नहीं, मैं आपको बता दूं क्लियर, क्योंकि अगर कश्मीर घाटी में अगर पीस हुआ है ना, तो पत्थरबाजी खत्म हुई है, जो पाकिस्तान के वहां पे एंटी नेशनल स्लोगन्स जो वहां पर लगते थे, नारे लगते थे, वो आज खत्म हुए हैं। और आज वहां का कश्मीर घाटी का जो युवा है वो आज पढ़ाई की तरफ सोच रहा है, अपनी नौकरी की तरफ सोच रहा है, क्योंकि काफी सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो केंद्र सरकार ने देखी है। अब आपको ये भी बता दें, हर एक वर्ग के लोगों को अपना अपना हक मिल रहा है। महिला की बात करें तो महिलाओं के लिए 33% जो है आरक्षण घोषित किया गया। इतनी सारी स्कीमें है, लाडली बेटी की स्कीम है, किसान के खाते में पैसा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मगर कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं, आपको बिछड़े जो गांव होते हैं, वहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उन तक उनके सरपंच पंच जो वहां पर उन्होंने बनाए होते हैं, उन डीडीसी मेंबर होते हैं, वो वहां तक पूरी बात नहीं पहुंचाते, उनको समझा नहीं पाते, उनके पास जाते नहीं है कि एक गरीब आदमी को जो अनपढ़ है उसको हम इन स्कीमों के बारे में बताएं। सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है। कश्मीरी पंडित जैसे साफ तौर पर कह रहा है कि हमें वो आज तक वोट बैंक के लिए यूज किया गया। अब मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई प्रत्याशी, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र से होता है, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र से होता है, जब भी वोटों की बारी आती है तो सब हाथ जोड़कर जाते हैं। जनता का यही कहना है, जो ही ये बन जाएंगे तो हाथ जोड़कर हम इनके दफ्तरों के बाहर लाइन में खड़े रहेंगे। अच्छा, यानी कि कुछ फायदा होगा भारतीय पार्टी को, सेना चली जाएगी, पुलिस के हाथ में कमान आएगी, तो इसका कुछ फायदा होगा चुनाव में? देख रहे हैं फायदा कुछ जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल फायदा होगा अजय जी, बिल्कुल फायदा होगा इससे। क्योंकि अब आप देखिए, क्योंकि पहले जैसे आपने कहा कि वीके सिंह ने इसका विरोध किया था उस समय, मगर उस समय हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अभी भी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही हालात ठीक है, मगर केंद्र सरकार और भाजपा जो कह रही है कि हालात बहुत सामान्य, मगर सामान्य हैं, क्योंकि युवा जो है वो अब समझ चुका है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें अपना फ्यूचर बनाना है, आगे का देखना है, हमें नौकरी करनी है,
क्योंकि पहले 500-500 रुपया पत्थरबाजी के लिए एक युवा को दिया जाता था। क्योंकि आपने एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी में जो एक कार्यकर्ता था वो भी कश्मीर घाटी से ही था, उसने साफ तौर पर कहा था नेशनल मीडिया के सामने मैं पत्थर फेंकता था, 500 रुपया मुझे मिलता था, मगर आज मुझे पता लग गया मेरा विजन कहाँ है, मेरी सोच कहाँ है, और अब मैं वो अपनी सोच बदल रहा हूं और नरेंद्र मोदी के साथ चल रहा हूं। बिल्कुल विनीत, आप सही बता रहे हैं। जिस तरीके से अलगाववादी नेताओं की बेटियां या फिर उनकी पोतियां जो है आज राष्ट्रवाद की बात कर रही हैं, वीडियो जारी कर रही हैं, बता रही हैं कि हम अपने देश में यकीन रखते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, और इन्होंने खास तौर से पाकिस्तान को भी टारगेट करते हुए कहा कि उनके पास में हेल्थ की सुविधाएं तक नहीं है लेकिन अपने जम्मू कश्मीर में है। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, टूरिज्म का भी है। तो ये जो सुर बदले हैं, ये डर है, ये वाकई हृदय परिवर्तन है नई जनरेशन का? उसको लगता है कि नहीं, हमें अपने ही देश में रहना चाहिए। देखिए अजय जी, मैं आपको इस पर स्पष्ट कोई बयान मैं दे नहीं पाऊंगा। मैं साफ तौर पर इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि पहले वो बयान कहाँ थे जब वो बाहर पढ़ रहे थे और आम नागरिक के बच्चे जो है यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे, यहाँ पर आर्मी के साथ लड़ रहे थे, तब वो कहाँ थे इनके बयान? तब ये जो अलगाववादी नेता थे उनके बच्चे कहाँ थे जो अब बयानबाजी कर रहे हैं? मगर अब ये मेरे को लगता है कि ये डर ही है, और साफ तौर पर क्लियर है कि ये नरेंद्र मोदी का डर है, भाजपा का डर नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का डर है। क्योंकि साफ तौर पर है कि अब ये बयानबाजी जो कर रहे हैं, ये पहले बयानबाजी आज तक क्यों नहीं की इन्होंने? ये इसके ऊपर बड़ा सवाल है। कि पहले भी इनको बयानबाजी करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है कितने नेता जो है अलगाववादी वो जेल के अंदर हैं। यासीन मलिक की बात करें जो जम्मू कश्मीर लिबरेटिक फ्रंट के चेयरमैन है, वो जेल के अंदर हैं, और पाकिस्तान में उनका पासपोर्ट उनके सारे जब्त कर लिए गए। तब वो उन्होंने वो दिन याद करिए जब वो AK-47 लेके वहां पर गोलियां चलाते थे, तब उनको किसी का डर और भय नहीं था। कश्मीर घाटी में यासीन मलिक के को छोड़कर पाकिस्तान क्रिकेटर्स के बैट के ऊपर फोटो लगते थे, और आज आप MS धोनी के फोटो देखेंगे उन बैटों पे, आज आप सचिन तेंदुलकर के फोटो देखेंगे बैटों पे, आज आप विराट कोहली के बैटों पे फोटो देखेंगे, क्योंकि वहां पे फैक्ट्रीज है कश्मीर घाटी में। अब ये बयानबाजी देना, ये अब इस पे मायने नहीं रखता, ये साफ तौर पर डर है। अच्छा, कहीं इसके अलावा ये तो नहीं कि नई उन्होंने मूड भांप लिया हो जम्मू कश्मीर की जनता को, उन्होंने सोचा कि अब अपनी पॉलिटिक्स का थोड़ा मिजाज बदलने और नए जमाने के साथ, नई जम्मू कश्मीर के साथ नई तरह की पॉलिटिक्स करें, तो नई जनरेशन नई पॉलिटिक्स कर रही है? नहीं, मैं आपको बता दूं, नई पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। अब अलगाववादियों का तो मसला जो है वो खत्म ही हो चुका है। आपको भी मालूम है किस तरीके से केंद्र सरकार ने जो जैसे परिवारों के बच्चे आते हैं राजनीति में, जो परिवारों के बच्चे आते हैं राजनीति में, अलगाववादी नेताओं के बच्चे जो है राजनीति में आने के लिए वही भाषा बोल रहे हैं जो जम्मू कश्मीर की जनता सोच रही है कि हाँ, कि हम अब ऐसा ही चलेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे आप बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट हमें। तो ये भी सोच रहे हैं ठीक है, यदि जम्मू कश्मीर में रहना है और यहाँ की राजनीति करनी तो ठीक वैसे ही राजनीति करनी पड़ेगी जैसा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का मिजाज है। देखिए वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जम्मू कश्मीर की जनता की बात नहीं करेंगे तो आपको राजनीति में लेगा ही कौन? आपकी बात सुनेगा ही कौन? ये साफ तौर पर स्पष्ट है। और अगर आपने जम्मू कश्मीर में सियासत करनी है तो जम्मू कश्मीर की जनता की जीरो ग्राउंड पे आपने उनकी बात करनी पड़ेगी, उनके बीच में बैठकर बात करनी पड़ेगी, तब जाके वो राजनेता बन सकते हैं और एक वरिष्ठ नेता बन सकते हैं। तब आप नेतागिरी कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर की आम जनता ये चाहती है जो भी नेता है जम्मू कश्मीर का विकास करे, जम्मू कश्मीर की जनता का विकास करे, जम्मू कश्मीर के युवाओं का विकास करे, यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हो, क्योंकि भ्रष्टाचारी जो है वो जेल के अंदर हैं। अगर ईडी की रेड होती है किसी के ऊपर तो साफ तौर पर भाजपा के ऊपर कटाक्ष किया जाता है कि यह भाजपा का करा धरा है, क्योंकि भाजपा केंद्र में है। मगर ये जो अलगाव नेताओं के बच्चे जो बयानबाजी कर रहे हैं और अगर राजनीति करना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर की जनता की बात करनी पड़ेगी, तभी आपको नेता माना जाएगा। जम्मू कश्मीर का आप जनता की बात करेंगे तभी आपको जाना जाएगा। चलिए विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जम्मू कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट दी, किस तरह के वहाँ हालात हैं, और जो हमें समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा मिलने जा रहा है। और 5 सीटों में से कितनी सीटें वहाँ आएंगी, 2 सीटें तो लगभग क्लियर सी दिखाई दे रही है, बाकी 3 सीटों पर और प्रशंसा
क्लियर हो जाएगा। तो एक अग्नि परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, पीडीपी के लिए भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता का मिजाज क्या बना, उन्होंने किस तरीके से लिया। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोच रही है, और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहे हैं धारा 370 हटने के बाद उसमें क्या प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की, अंडरकरेंट क्या है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है क्या। तो नए जम्मू कश्मीर की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो नया जम्मू कश्मीर कैसा होगा वो इस लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। और इसके बाद होने हैं तुरंत विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव जो है पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर, तकदीर और तदवीर दोनों को तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।